नमस्कार, यह है आवाज एट 9। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर दिन भर की सभी बड़ी खबरें एक साथ जो हैं आपके काम की। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने दिया तोहफा। एचआरए समेत दूसरे अलाउंसेस को बढ़ाने की मिली मंजूरी। एयर इंडिया के विनिवेश को सरकार ने दी मंजूरी। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बेचने का बनाया जाएगा प्लान। लगातार छठे दिन बाजार में गिरावट। कल एक्सपायरी से पहले निफ्टी 9500 के अहम लेवल के नीचे बंद। 1 जुलाई से अनिवार्य होगा आधार को पैन से लिंक करना, वरना नहीं भर पाएंगे रिटर्न। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। सरकार के जीएसटी सुविधा केंद्रों से खुश नहीं है कारोबारी। सुविधा केंद्रों का रियलिटी चेक देखिए बुलेटिन में आगे। भीड़ के हाथों हो रही हत्या के खिलाफ एकजुट हुआ देश। कई शहरों में हुआ विरोध प्रदर्शन। और दूसरी कंपनियों के लिए मोबाइल बनाने वाली फॉक्सकॉन ने उतारा दमदार बैटरी वाला स्मार्टफोन इनफोकस टर्बो 5। एक बार चार्ज करने पर 2 दिन तक चलेगी बैटरी। शुरुआत करेंगे आज की एक बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को बेचने की तैयारी कर ली है। कैबिनेट ने आज एयर इंडिया के विनिवेश का सैद्धांतिक तौर पर फैसला ले लिया है। इससे पहले नीति आयोग ने महाराजा को पूरी तरह बेचने का सुझाव दिया था। वित्त मंत्री का कहना है कि अभी ये एयर इंडिया के विनिवेश के लिए एक पैनल बनाएगा। ये पैनल तय करेगा कि कैसे और कितना हिस्सा बेचा जाए। एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट को स्वीकृति दी गई और सिविल एविएशन मंत्रालय की जो प्रस्तावना थी कि फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक ग्रुप बने जो इसकी बाकी सारी मोडालिटीज को तय करे, उसको स्वीकार किया गया। कितना डिसइन्वेस्ट होगा, किस प्रक्रिया के माध्यम से होगा, उसके एसेट्स के संबंध में, उसके डेट के संबंध में, होटल कंपनीज के संबंध में, ये सारी जो प्रक्रिया और निर्णय है ये अब ग्रुप लेगा। तो एयर इंडिया के विनिवेश पर सैद्धांतिक सहमति और मंजूरी हो गई। इस पर और चर्चा के लिए अब हमारे साथ है केपीएमजी के पार्टनर और हेड एरोस्पेस एंड डिफेंस अंबर दुबे साहब। अंबर, अगर पहला सवाल जो है वो यही आता है कि आपने बेचने का फैसला तो कर लिया, विनिवेश का फैसला तो कर लिया, लेकिन अब जिस तरह की हालात है एयर इंडिया के, जितना बड़ा कर्ज उसके सिर पर है, उसे खरीदने कौन आएगा आगे? धन्यवाद विपिन जी। ये बहुत ही बड़ा सकारात्मक कदम है। ये चीज एक बार 90s में और एक बार अर्ली 2000s में भी जो प्रीवियस एनडीए सरकार थी उस समय भी ट्राई किया गया था, बट वो किसी न किसी रीजन से ये हमेशा अटक जाता था। तो पहला तो ये बड़ा खुशी का दिन है कि ये एक जो अहम फैसला है, इस सरकार ने ये पॉलिटिकल करेज दिखाया है और एक फैसला, क्लियर फैसला आ गया है, क्लियर विजन आ गया है। अब मामला है इसके जो मोडालिटीज हैं वो कैसे की जाएंगी, और ये पैनल, जैसा कि जेटली साहब ने कहा, अब वो उस पर डिसाइड करेगा। आपका दूसरा सवाल था कि कौन इसको खरीदने आएगा। क्या है विपिन जी की एयर इंडिया के बारे में इतनी नकारात्मक जो उसकी एक छवि सी बन गई है, तो उसमें हम हमेशा ये डेट और लॉसेस की बात करते हैं। उनके जो एसेट्स हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। वो जो 14% उनका डोमेस्टिक में शेयर्स हैं और उससे कहीं ज्यादा शेयर उनका इंटरनेशनल में है, और जो उनके पास 120 प्लस जो एयरक्राफ्ट है, उनके पास जो लोग हैं, उनके पास जो स्लॉट्स हैं, आज आप देखिए दिल्ली, बॉम्बे में, या फिर आप लंदन या न्यूयॉर्क, शिकागो और जितने भी लीडिंग एयरपोर्ट्स है, वहां पर टाइम स्लॉट्स आपको मिलते नहीं है। ये सारी जो चीजें, जो एसेट्स जो एयर इंडिया के पास है, और उसके ऊपर उनका इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है। कई सारी जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उनमें सीनियर ओहदों पर कई पुराने एयर इंडिया के लोग हैं जिन्होंने पोच करके रखे हैं, और वो काफी कारगर काम कर रहे हैं। मतलब अंबर साहब, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि एयर इंडिया के लॉसेस एक तरफ हैं, लेकिन अगर हम उसका पोटेंशियल देखें तो कोई भी जो सामने खरीदार वाली कंपनी है वो लॉस मेकिंग एयर इंडिया को लेकर भी उसे फायदे में ला सकती है, उसे दिखाई देगा। एज एन एविएशन एक्सपर्ट आप भी यही देख रहे हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और अभी आप देखेंगे रिसेंटली आज से 2.5 साल पहले दिसंबर 2014 में एक और एयरलाइन थी, स्पाइसजेट, जो बुरे हाल में थी, और उसके बाद से जब से ये तेल के दाम गिरे हैं जनवरी 2015 से, और उसका जो ड्रामेटिक टर्न अराउंड हुआ है और उसका जो शेयर प्राइस है वो करीब इस वक्त 7 या 8 गुना बढ़ गया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मूलभूत एडवांटेज तो है इंडियन मार्केट में भी,
और ये तो बहुत ही बड़ी एयरलाइन है, इसके पास तो 120 प्लस एयरक्राफ्ट है। आज अगर आप मार्केट में जाएं तो 10 या 20 एयरक्राफ्ट भी आपको मिलेंगे नहीं ओवरनाइट। यहाँ आपको ओवरनाइट आपको 14% मार्केट शेयर आपका जंप कर जाएगा डोमेस्टिक में, और कहीं ज्यादा होगा इंटरनेशनल में। इसके इन एसेट्स की बहुत वैल्यू है। मेन चीज है कि हमें लायबिलिटीज से कैसे इसको परे किया जाए। जैसे ही हम लायबिलिटीज को यहाँ से परे कर देंगे तो इस एसेट की बहुत वैल्यू बढ़ जाती है। अमर साहब, तो कुछ नाम हमें सुनाई देते हैं, कभी स्पाइस जेट का नाम आता है, कभी टाटा का नाम आता है, कई बार ये भी होता है कि जरूरी नहीं है कि कोई भारतीय से खरीदे, कोई विदेशी इन्वेस्टर भी इसमें आ सकता है, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी लगती है आपको? देखिए, हम लोग एज केपीएमजी तो सभी एयरलाइंस के साथ कुछ ना कुछ तरह से जुड़े हुए, तो इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल था उसको पहले एड्रेस कर लेते हैं कि इंटरनेशनल एयरलाइंस को इसमें अलाउ किया जाएगा कि नहीं। हमारा ये मानना है कि फर्स्ट राउंड में नहीं होगा। फर्स्ट राउंड में कोशिश यही होगी कि चूंकि इसके साथ हमारे जो एक भावनात्मक एक रिश्ता है एयर इंडिया के साथ, ये हमारा नेशनल कैरियर है, ये मैटर ऑफ प्राइड है, तो इसको एकदम से किसी फॉरेन कंपनी को देना तो आसान नहीं होगा। और पहले राउंड में जरूर इंडियन कैरियर्स पे ही रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, और उसके बाद अगर अच्छा प्लेयर नहीं आता है या जो दाम वो दे रहे हैं वो दाम रीजनेबल नहीं हो, उसके बाद हो सकता है कि सरकार डिसाइड करे कि इसमें अब इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी ला सके। बट जैसा कि मैंने पहले कहा, इसके पास जो एसेट्स उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। अब या तो हम इसके डेट को रिस्ट्रक्चर करें पहले और फिर एयर इंडिया को में विनिवेश करें और बुलाएं प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटर को, या फिर एक दूसरा ऑप्शन है लीजिंग का, कि जो फास्टर ऑप्शन है। और उसमें होता यह है कि आप एसेट और लायबिलिटीज को जो मदर कंपनी एयर इंडिया उसी में रहने दें, एक डॉटर कंपनी बनाएं जिसको एसपीवी बोलते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएं, उसमें आप 74 से 100% प्राइवेट सेक्टर को बुला ले, और जो मदर कंपनी एयर इंडिया वो अपनी डॉटर कंपनी को ये एयरक्राफ्ट लीज पे दे दे, बेचे नहीं, लीज पे दे दे। और जो लीज इनकम जो एसपीवी में जो प्राइवेट सेक्टर आएगा उसको तो बिल्कुल क्लीन एसेट्स मिल गए, उसके पास कोई लायबिलिटी और कोई बैंक का उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। जो लीज रेंटल वो बदले में पे करेगा मदर कंपनी एयर इंडिया को, उससे आप धीरे धीरे बैंक का कर्जा। आप कह रहे हैं कि एक तरीका हो सकता है आउटराइटली उसे बेच ना दें, आप उसे लीज पे दे दें, ये मॉडल भी सरकार इस पर विचार कर सकती है। बहुत शुक्रिया अमर साहब जुड़ने के लिए हमारे साथ। लेकिन ये बड़ी खबर कि एयर इंडिया का जो विनिवेश है अब फाइनली सरकार ने तय कर लिया है कि उसे अब किया जाए, उसमें हिस्सा बेचा जाए या फिर उसे लीज पे दिया जाए। कैसा मॉडल तैयार होता है वो आगे देखने की बात होगी, लेकिन सरकार ने अब इसे सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी कि और ज्यादा एयर इंडिया का बोझ वो नहीं उठाएगी, और अब इसे हिस्सेदारी इसके बेच के या इसे आउटराइटली बेच के इससे छुटकारा पाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आज की एक और बड़ी खबर, करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक शानदार खबर आई है। इनका एचआरए बढ़ाने पर केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। करीब 7.5 लाख कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनके लिए न्यूनतम भत्ता तय कर दिया गया है। खास बात यह है कि जिससे जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी एचआरए भी बढ़ेगा। इस फैसले से सरकार पर करीब सालाना 30,000 करोड़ रुपए का बोझ भी आएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा एचआरए दिया जाएगा। 7th पे कमीशन की सिफारिशों को तो कुछ संशोधनों के साथ, कुछ सुधार के साथ 1 जनवरी 2016 से स्वीकार किया गया है। कुल मिलाकर जो पे कमीशन की सुझाव थे कर्मचारियों के पक्ष में, उनको स्वीकार किया गया और कुछ उनमें सुधार किया गया। चलिए इस खबर पर थोड़ा और विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा हमारे साथ है। दीपाली, थोड़ा डिटेल में आप बताइए कि किसका कितना एचआरए बढ़ेगा, किसको कितना फायदा मिलेगा। देखिए, जीएसटी से पहले केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है, और ये तोहफा है एचआरए में बढ़ोतरी को लेकर। अब जो 7वें पे कमीशन की सिफारिशें थी एचआरए को लेकर, उसमें बदलाव किया गया है, और केंद्रीय कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि 25% तक डीए पहुंचने पर जो 3 अलग शहरों के हिसाब से एचआरए है वो XYZ कैटेगरी में 27%, 18% और 9% होगा। और जब डीए 50% तक पहुंच जाएगा तब इसमें इस स्लैब को बदलकर 30%, 20% और 10% कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आज कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि जो लोवेस्ट कैटेगरी के कर्मचारी है उनके लिए भी एक एचआरए के लिहाज से फ्लोर प्राइस फिक्स कर दिया गया है, और ये फ्लोर प्राइस है
5400 रुपये, 3600 रुपये और 1800 रुपये, यानी कि जो HRA की रकम है वो इससे कम नहीं होगी। इस फ्लोर प्राइस के तय करने से करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा और ओवरऑल जो HRA में बढ़ोतरी की गई है इससे करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। और ये जो बदलाव है, जो संशोधन किया गया है, ये 1 जुलाई 2017 से लागू होगा। दीपाली, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे GST से जुड़ी खबरों की। तो GST लागू होने में अब 2 दिन से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन कारोबारियों में इसको लेकर भयानक कंफ्यूजन है। हालांकि सरकार का दावा है कि कारोबारियों की सहूलियत के लिए उससे बड़े शहरों में GST सुविधा केंद्र खोले हैं। इन सुविधा केंद्रों से क्या व्यापारियों को सच में सुविधा हो रही है, इसका रियलिटी चेक हमने लिया। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं दिल्ली। मैं अभी दिल्ली के व्यापार और कर भवन में हूं और यहां पर GST फैसिलिटेशन सेंटर खुला गया है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां का नज़ारा जो है, काफ़ी लोग यहां पर अपनी क्वेरीज लेकर आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि किन वजह से वो यहां पर आए हैं और क्या क्वेरीज हैं उनकी। सर, आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ पर लाइन में किस वजह से खड़े हैं, क्या अपनी क्वेरी लेकर आए हैं यहाँ पे? अभी हमारा GST जो नंबर है ना, अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, तो हम कम से कम 15-20 डेज के राउंड लगा रहे हैं यहाँ पर। तो उन्होंने बोला था कि 25 के आसपास आपका क्लियर हो जाएगा, तो अभी तक भी नहीं हुआ, तो इसलिए फिर मेरे को दोबारा आना पड़ा। आज प्रोविजनल ID पासवर्ड के लिए खड़े हैं, तो एप्लीकेशन भी दिए 2-3 महीने हुए, लेकिन फिर कहते हैं हो जाएगा, प्रोसेस में है, कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलता। मेरा फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ था, पार्टनरशिप से प्रोप्राइटरशिप हुआ था, बट डिपार्टमेंट ने रॉन्गली प्रोविजनल ID जो इशू करी वो पार्टनरशिप पे ही इशू कर दिए मेरे को। यहाँ पर अभी भी डिपार्टमेंट में भी पूरी तरीके से जानकारी है वो नहीं है और इस वजह से जो लोग हैं उनको उनकी जो भी परेशानी है उसका ठीक से अभी समाधान नहीं मिल रहा है और अभी तक उनको जो ID है वो भी ठीक तरीके से नहीं मिल रही है, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान कि 1 तारीख से जब ये लागू हो जाएगा तो अपना कारोबार है वो कैसे आगे बढ़ाएंगे। अर्णव वसावड़ा, दिल्ली। और ऐसा नहीं है कि ये हाल सिर्फ दिल्ली के सुविधा केंद्रों का है, बल्कि बाकी शहरों में भी कुछ ऐसा ही हाल है। आइए देखते हैं लुधियाना में क्या रिपोर्ट है। अभी मैं हूं लुधियाना के आबकारी व कर विभाग के कार्यालय में, जहां पर GST को लेकर हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। यहां पर अधिकतर लोग जो GST को लेकर जिनके मन में कुछ सवाल हैं, जो दुविधाएं हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, वो इन अधिकारियों के पास आकर अपनी परेशानियों का हल जानने में लगे हुए हैं। हमारे पास जो बेसिक क्वेरीज आ रही हैं वो GST को लेकर हैं, जो ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं उसमें क्या वो लोग चाहते हैं कि हमारा ITC का क्या बनेगा, यहाँ उनके जो नंबर्स हैं उनके ट्रांसफर्स में जो इश्यूज आ रहे हैं उसके बारे में मेन क्वेरीज आ रही हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक क्वेरी करने आए थे सज्जन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है? सर, जो हमारे पास हमारी पार्टीज़ के पैन मिसमैच की लिस्ट है वो हमने इनको भी दी है, वो लिस्ट हमने पटियाला भी भेजी है, ठीक है ना। ना ये सोल्यूशन दे रहे हैं ना वो सोल्यूशन दे रहे हैं। GST लगने में 48 आवर्स रह गए, ठीक है जी। हमारी पार्टीज हमें कह रही हैं कि ये कैसे होगा, हम एक तरीके से काम कैसे करेंगे, उनके तो काम रुक जाएंगे ना जी। हम इनको ये कह रहे हैं, ना यहाँ पे सुनवाई है ना वहाँ पे सुनवाई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। हालांकि GST लागू होने में 2 दिन का वक्त है, ऐसे में ये परेशानियां निपटती नजर नहीं आ रही। रविंदर अरोड़ा, लुधियाना। हम लगातार यहाँ पर कह रहे हैं कि GST से बदल जाएगी जिंदगी और आपकी हमारी जिंदगी का अहम जुड़ाव रेलवे से भी है। GST लागू होने के बाद रेलवे में यात्री किराए से लेकर माल ढुलाई तक के रेट बदलने वाले हैं। देखिए किसके लिए घटेगा और किसके लिए बढ़ेगा किराया। GST बदल सकती है रेलवे की सूरत और रेल यात्रियों की किस्मत। पहले जानिए आपको सीधे सीधे क्या फायदा होगा। जनरल और स्लीपर क्लास के रेलवे टिकट पर कोई GST नहीं लगेगा, यानी इन बोगियों में किराया कम लगेगा। AC टिकटों का किराया कुछ महंगा होगा क्योंकि इस पर टैक्स 4.5% की बजाय 5% हो जाएगा। रेलवे से कृषि उत्पाद, फल, सब्जियां, अनाज, दूध और नमक की ढुलाई को टैक्स फ्री रखा गया है, लिहाजा इन चीजों की कीमतें कुछ कम हो सकती हैं। रेलवे से माल ढुलाई भी सस्ती होने वाली है। हालांकि पहली नजर में यही लगता है कि रेल माल भाड़ा बढ़ने वाला है। अभी रेलवे से माल ढुलाई पर 4.5% सर्विस टैक्स लगता है। GST तय हुआ है 5%, मगर ध्यान देने वाली बात तो ये है कि GST में रेलवे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, लिहाजा टैक्स अभी से कम ही बैठेगा। इसका फायदा रेलवे से माल भेजने वाली कंपनियों के साथ साथ आम आदमी को भी हो सकता है।
जीएसटी के कानून में एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज को भी शामिल किया गया है। ऐसे में रेलवे के लिए जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट स्कीम का फायदा अपने कस्टमर्स को देना जरूरी होगा। जीएसटी आने से खुद रेलवे को भी फायदा होने वाला है। ये बात सही है कि रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट दोनों पर 5% जीएसटी तय हुआ है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट से रेलवे को फायदा जरूर होगा, क्योंकि ये क्रेडिट रोड ट्रांसपोर्टर्स को नहीं मिलेगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। अब जीएसटी दूर नहीं, सोचने का अब वक्त नहीं। कीजिए आखिरी वक्त की तैयारी। सीएनबीसी आवाज पर मिलेगी जीएसटी की पूरी जानकारी। जीएसटी को जानिए रोज शाम 6:57 पर। और सावधान हो जाइए क्योंकि आपका कंप्यूटर है खतरे में। साइबर अटैक से फिर हिली दुनिया। बताएंगे पूरा अपडेट इस ब्रेक के बाद। बाजार में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। आज लगातार 6वें दिन बाजार गिरकर बंद हुए हैं। निफ्टी 9,500 के अहम लेवल के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स भी करीब 1,200 पॉइंट टूटकर बंद हुआ। कमजोर ग्लोबल संकेत और कल एक्सपायरी का डर बाजार में हावी दिखा। बाजार में आज सबसे ज्यादा दबाव बनाया ऑयल एंड गैस शेयरों ने, जबकि प्राइवेट बैंक, मेटल और आईटी शेयर संभलने में कामयाब रहे। जून निफ्टी वायदा सीरीज की कल एक्सपायरी है। सीएनबीसी आवास का ब्रोकर्स पोल कहता है कि जून वायदा सीरीज की एक्सपायरी 9,500 के ऊपर होने की संभावना ज्यादा है। ऐसी राय रखने वाले 55% ब्रोकर्स हैं। वहीं 27% ब्रोकर्स का मानना है कि वायदा एक्सपायरी 9,450 के नीचे होने की संभावना है। 18% ब्रोकर मानते हैं कि जून वायदा सीरीज की एक्सपायरी 9,450 से 9,500 के बीच हो सकती है। 1 जुलाई से आधार को पैन से जोड़ना जरूरी होगा। सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव करते हुए सरकार ने पैन के लिए एप्लीकेशन के वक्त आधार नंबर को देना भी अनिवार्य बना दिया है। इससे पहले इस साल के बजट में इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार को पैन कार्ड से जोड़ना जरूरी कर दिया गया था। दुनिया भर में एक बार फिर साइबर हमला हुआ है और भारत भी इसका शिकार बना है। इस बार हमला करने वाले रैंसमवेयर का नाम है पेट्या। हैकर्स कंपनियों के कंप्यूटर लॉक कर $300 की रकम बिटकॉइन के तौर पर मांग रहे हैं। आपको याद होगा कि महीने भर पहले ही वानाक्राई रैंसमवेयर ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया था। मंगलवार शाम भारत सहित ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, स्पेन जैसे यूरोपीय देशों में शिपिंग, एविएशन, ऑयल एंड गैस और कंज्यूमर कंपनियों को पेट्या ने अपना निशाना बताया। भारत में मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इस हमले का शिकार हुआ। और इन्फोकस टर्बो 5 स्मार्टफोन हुआ लॉन्च। जानिए क्या है इसकी खासियत इस ब्रेक के बाद। आज देश में एक अलग तरह का प्रदर्शन हुआ। ये विरोध देश में भीड़ के हाथों हो रही हत्याओं का है। कभी समाज, कभी धर्म और कभी जाति के नाम पर हो रही इन हत्याओं के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों से आवाज उठी। ये सब शुरू हुआ दिल्ली की फिल्म निर्माता सबा दीवान की उस फेसबुक पोस्ट के बाद जिसमें उन्होंने भीड़ के हाथों एक युवक की हत्या की निंदा की थी और उस पर दुख जताया था। भीड़ ने ठीक ईद से पहले दिल्ली के बाहर ट्रेन में जुनैद नाम के एक लड़के को पीट कर मार दिया था। सबा की उस पोस्ट के बाद उन्हें भारी समर्थन मिला और पूरे देश से लोग उनके साथ जुट गए। नॉट इन माय नेम के टाइटल के साथ आज कई शहरों में लोगों ने भीड़ के आतंक के खिलाफ एकजुटता दिखाई। दूसरी कंपनियों के लिए मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने अपना मोबाइल फोन बाजार में लॉन्च किया। फॉक्सकॉन के ब्रांड इनफोकस ने आज अपना नया बजट फोन टर्बो 5 लॉन्च किया। इस फोन की खासियत है कि इसमें 5000 mAh की दमदार बैटरी है। इसमें रिवर्स चार्जिंग का फीचर भी है, यानी आप इस फोन को पावर बैंक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी का दावा है कि आप इस फोन को एक बार चार्ज करेंगे तो इसकी बैटरी 2 दिन तक चलेगी। फोन में 5.2 इंच की HD स्क्रीन भी है, रियर कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, फ्रंट कैमरा भी है 5 मेगापिक्सल का। कंपनी ने फोन के 2 वेरिएंट बाजार में उतारे हैं। एक है 2 GB रैम के साथ 16 GB स्टोरेज और इसकी कीमत है करीब 7,000 रुपये, और दूसरा है 3 GB रैम के साथ 32 GB का स्टोरेज जिसकी कीमत है करीब 8,000 रुपये। दोनों फोन अमेजॉन पर 4 जुलाई से मिलेंगे। कंपनी के मुताबिक ये फोन मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाए गए। चीन की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी शंघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कॉर्प भारत में एंट्री करने जा रही है। SAIC जल्दी भारत में कारों का प्रोडक्शन शुरू करेगी। कंपनी का कहना है कि 2019 में वो अपने MG ब्रांड से
सबसे पहले SUV उतारेगी। फिलहाल MG ब्रांड की कंपनी के बेड़े में MG3 हैचबैक और दूसरा GS SUV है। माना जा रहा है कि कंपनी MG GS को यहां लॉन्च कर सकती है और इसकी कीमत 10 से 15 लाख रुपए के बीच हो सकती है। कारों के प्रोडक्शन के लिए SAIC मोटर्स और जनरल मोटर्स के बीच गुजरात स्थित हलोल प्लांट को लेकर अधिग्रहण की बातें चल रही हैं। कंपनी का कहना है कि अगर ये डील नहीं हो पाती है तो कंपनी महाराष्ट्र या तमिलनाडु में प्लांट लगाएगी। और आवाज इतना में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।